हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। तो चलिए हम अपने चैनल पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैं आपको पिछली क्लास में महासागरीय धारा के बारे में पढ़ा रहा था, मैंने आपको पूरी लैंग्वेज अच्छे से लिखवा दी, कौन सी धारा गर्म थी और ठंडी थी। लेकिन मैंने कहा था कि फिर हम इसकी ग्राफिंग करेंगे और ग्राफिंग करके उस धारा को हम लोकेट भी करेंगे। तो लुक ऑन द बोर्ड, देखिए बोर्ड पे मैंने अभी जस्ट इसे बनाया है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। ये देखिए, सबसे पहले ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, सभी बच्चे याद रखेंगे। यही क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे क्या है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो पहले जो हम अटलांटिक महासागर में हम जो देख रहे हैं, चलिए मैं एक तरह से हेडिंग भी बना दूं ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि हम जिस महासागर की बात कर रहे हैं वो कौन सा महासागर है। वो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, चलिए अब यहां सभी बच्चे केयर कीजिए कि अटलांटिक महासागर का ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, मैं इसी के प्रवाह के बारे में बता रहा था। तो मैंने आपसे कहा था कि अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, वहां पर जो धाराओं का चक्रीय रूप है वो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट और स्थिर है। आप बोर्ड पे देख भी सकते हैं कि धारा किस तरीके से एक चक्कर सी बना रही है, और देखिए कितना स्पष्ट चक्रीय प्रवाह है। बीच का जल शांत है, अपनी जगह स्थिर है, तभी यहाँ पर सारगेसो सागर भी है। देखिए मैंने 11 नंबर पे यहाँ लिखा भी है और यहाँ लिख भी दिया है आपके लिए। यही क्या है? सारगेसो सागर, जिसका जल शांत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक को। सबसे पहले 1 नंबर पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका के उत्तरी जो पश्चिमी तट है, यहाँ से जलधारा चलती है। तो 1 नंबर पर ही है उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। ये क्या है? उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। क्योंकि ये जो लाल चिन्ह है, निशान है, आप देख सकते हैं, इसे मैंने 0 डिग्री के रूप में दिखाया भी है। तो 1 नंबर पर हमने देखा कि वो क्या है? वही है उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। तो जब ये गर्म जलधारा यहाँ पर, क्योंकि विषुवत रेखा पर सालों भर बारिश होती है, यहाँ पर भी जमकर बारिश हुई होगी, पानी का लेवल उठा होगा और पानी तुरंत बहने लगा जलधारा के रूप में। तो 1 नंबर पे हमारा उत्तर विषुवत रेखीय गर्म जलधारा है। यहाँ क्लियर है? अब ये जलधारा यहाँ पर आ रहा है, तो देखिए ये दक्षिण अमेरिका का भाग है, देख रहे हैं, ये थोड़ा उत्तरी भाग है दक्षिण अमेरिका का। और ये जो हिस्सा, ये जो मैंने यहाँ पर आइलैंड 2 दिखाए हैं, ये जो है आप इसी को लैटिन अमेरिकी आइलैंड या वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप समूह भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा यहां से बह रहा है और यहां पर आकर ये क्या हो रहा है? इन आइलैंड से टकराकर 2 भागों में जा रहा है। एक इधर अंदर की तरफ देखिए, मैंने 2 नंबर लिखा है, यहीं पर है कैरिबियन सागर। यहां पर क्या है? कैरिबियन सागर। तो बच्चे 2 नंबर पर देखिए मैंने लिख दिया है कैरिबियन गर्म जलधारा। यानी ये जो 2 नंबर पर ये जो जलधारा आपको नजर आ रही है, यही है कैरिबियन गर्म जलधारा। अब देखिए फिर यही जलधारा आगे बढ़कर देख रहे हैं मैक्सिको की खाड़ी में चली गई। ये जो बीच में है, यही है मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी में जो चली गई, उसे 3 नंबर पर देखिए मैंने 3 लिखा है, और 3 नंबर पर क्या है? फ्लोरिडा गर्म जलधारा। क्योंकि बच्चे ये जो आप देख रहे हैं एक पेनिनसुला निकला हुआ है, ये जो पेनिनसुला है यही इसी का नाम है फ्लोरिडा। ठीक है, तो चलिए हमने फ्लोरिडा गर्म जलधारा भी देखा। अच्छा, फिर इधर से 4थे नंबर पर देखिए एक उत्तर की तरफ चला था, तो 4 नंबर पे क्या लिखा है मैंने? सेंट एंटलिस गर्म जलधारा। मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। तो ये 4 नंबर पर क्या है? सेंट एंटलिस गर्म जलधारा। देखिए यहाँ नाम भी दिया है और मैंने यहाँ नंबर लिख दिया है। अब ये सभी जलधाराएं देखिए यहाँ पर आकर मिलती है और फिर आगे की ओर बढ़ती है। तो ये 5वें नंबर पर जो जलधारा है, यही हमारा क्या है? गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, कल पूरी मैंने आपको लैंग्वेज लिखवा दी थी, आज मैं उसी लैंग्वेज की ग्राफिंग करके मैंने जलधारा को पॉइंट दे दिया है और नीचे नाम दे दिया है। अब देखिए यहां से क्या हुआ कि गल्फ स्ट्रीम ऊपर की ओर बह रहा। फिर 6 नंबर पे देखिए बच्चे, इधर से एक ठंडी जलधारा आ रही है, और ये कौन सी जलधारा है? यही है लैब्राडोर ठंडी जलधारा। देख सकते हैं 6 नंबर पे क्या है? लैब्राडोर ठंडी जलधारा। अच्छा, ये जो है ये है ग्रीनलैंड। ये क्या है? ग्रीनलैंड है। और ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं बच्चे, इसे हम आइसलैंड कहते हैं। तो ग्रीनलैंड के पूरब से देखिए 7 नंबर पर एक इधर से ठंडी जलधारा आ रही है। तो जब हमने 7 नंबर पे देखा तो वो क्या है? पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा। यही है पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा। ठीक, अच्छा, अब ये जो जलधारा, ये जो गर्म जलधारा 5वें नंबर वाली आगे आई, यही बच्चे इस तरफ मुड़कर इधर आ रही है। तो 8वें नंबर पे मैंने क्या नाम दिया है?
उत्तरी अटलांटिक गर्म अपवाह, यानी 8 नंबर पर ये जो धारा है यही क्या है, उत्तरी अटलांटिक गर्म अपवाह है। भूलेंगे नहीं बच्चे, उत्तरी अटलांटिक गर्म अपवाह। और इसी अपवाह का एक भाग आप देख सकते हैं इस तरफ जा रहा है 9 नंबर पे, और ये जो देश है ये नॉर्वे है, क्योंकि ये यूरोप आ गया यहाँ पर। तो 9 नंबर पे क्या है बच्चे हमारा, नॉर्वेजियन गर्म जलधारा, यानी यही नॉर्वेजियन गर्म जलधारा है जो कि देख सकते हैं ध्रुवीय सागर की ओर जा रहा है 9 नंबर पे, ठीक। और यही भाग देखिए, यही एक फिर नीचे की ओर भी आ रहा है ताकि इससे मिले। फिर 10वें नंबर पर देखिए मैंने क्या लिखा है, किनारी ठंडी जलधारा, क्योंकि यहां पर ये जो जलधारा का जन्म हो रहा है ये ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये इस गर्म का भाग नहीं है, इसका उत्पत्ति यहां से हुई है और ये ठंडे प्रदेश भी है, इसलिए ये जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा। तो 10वें नंबर पर किनारी ठंडी जलधारा है, और ये ठंडी जलधारा आकर के फिर इस अपवाह से मिल जाती है, यानी कि उत्तरी विषुवत-रेखीय गर्म जलधारा से मिल जाती है। और बच्चे इस तरीके से देखिए तो हमारा एक पूरा का पूरा चक्रीय अपवाह तैयार हो जाता है। देख सकते हैं किस तरीके से एक चक्कर लग रही है। तो यही अटलांटिक महासागर की, खासकर उत्तरी अटलांटिक महासागर की खूबी है बच्चे, कि इसमें जो जलधारा है वो अपना चक्रीय प्रवाह बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही क्या बनाता है, स्थिर बनाता है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, तो इस ग्राफ को याद रखेंगे। और 11वें नंबर पे मैंने फिर आपको मैं बता दूं कि 11वें नंबर पे ही हमारा क्या है, सार्गेसो सागर है। तो यहाँ पर सार्गेसो सागर की स्थिति है। अब यह ग्राफिंग कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास भी एटलस होगा, एटलस में भी चीज़ों को आप बखूबी देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी अपने आप कवर हो जाए। और देखिए एटलस आप अगर पढ़ेंगे तो ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस पढ़ेंगे। आई रिपीट, मैं फिर से आपको बता दूं, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सार्गेसो सागर भी मैंने आपको बता दिया। चलिए बच्चे, अब हम लोगों ने उत्तरी अटलांटिक महासागर का सारा सीख लिया है। अब हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलेंगे। तो पहले उत्तरी अटलांटिक क्लियर कर लिया, अब आते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो मैं इस ग्राफ को रखूंगा और इसी पर आपके सामने पढ़ाता रहूंगा, और इस ग्राफिंग में मैं जलधाराओं को क्या करूंगा, नोट डाउन करता रहूंगा, ताकि अपने आप ये दोनों मैप आपकी क्लियर होते चले जाए। क्लियर हो गया बच्चे? चलिए, तो आप लोग इस ग्राफिंग को अच्छे से बना लेंगे और उसका नामकरण कर लेंगे, और याद रखेंगे कौन सी जलधारा कहाँ है। आपका एक भी प्रश्न इस ग्राफ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए, तो पहले मैं इस नीचे वाले भाग को मिटा देता हूं और फिर हम शुरू कर देते हैं अपना अगला दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा की हम बात करते हैं। माफी चाहूंगा बच्चे। चलिए हम आते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ओर। पहले मैं ये मिटा दूं, आप सभी बच्चों ने अच्छे से लिख लिया है। चलिए, अब इस ग्राफ को रखेंगे और हम नीचे लिखते चलेंगे, साइड में लिखते चलेंगे, ठीक है। एक एक लाइन लिखेंगे, मिटाएंगे, क्योंकि ग्राफिंग हमें बचाना है, ग्राफिंग को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम अटलांटिक महासागर की बात कर रहे थे, तो अभी हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर की चीजों को बखूबी सीख लिया है। क्लियर है? अब हम आते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसे मैं की तरह हेडिंग भी बना देता हूं, क्या आप हेडिंग पढ़ रहे हैं? चलिए, अब बच्चे देखिए, यहां से शुरू करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर, क्लियर है? ठीक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसा उत्तरी अटलांटिक महासागर में चक्रीय प्रवाह स्पष्ट और स्थिर है, उसी तरह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में न तो स्पष्ट है न तो स्थिर है। यहां देख सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पूरी क्रमबद्धता बनी हुई है, देख रहे हैं, एक सीक्वेंस बना हुआ है। लेकिन अगर आप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो आपको वैसा सीक्वेंस, वैसे क्रमबद्धता नहीं मिलेगी। तो सिर्फ उत्तरी अटलांटिक महासागर की खूबी है कि उसका चक्रीय प्रवाह स्पष्ट है, स्थिर है, पूरे क्रमबद्धता सीक्वेंस के साथ है। लेकिन दक्षिणी अटलांटिक महासागर में वो चीज नहीं पाई जाती, ऐसे भी नहीं पाई जा सकती, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इसकी तुलना में देखिए, यहां ग्राफिंग में आपको लग रहा होगा, पर इसका डिस्टेंस थोड़ा क्लोज है, लेकिन इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो एक तो डिस्टेंस इनकी बहुत ज्यादा है, क्लियर है? तो और इस तरह से ऐसे चक्रीय यहां नहीं बन पाता,
क्लियर हो गया। तो फिर भी हम इसको अब कवर करते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चक्रीय प्रवाह किस तरह से काम करेगा। तो बच्चे फिर यहाँ पर यही चीज होता है कि विषुवत रेखा पर खूब बारिश होती है, इसलिए यहाँ फिर वाटर लेवल हाई होता है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो जलधारा किधर चलने लगे, पूरब से पश्चिम की ओर। तो फिर विषुवत रेखा के दक्षिण से बच्चे फिर ये जलधारा ने बहना शुरू कर दिया, और मैंने इसका क्या नाम रखा, वन नाम रखा। अब हम वन पे जानेंगे कि क्या नाम है, ठीक है। तो चलिए यहां समझते हैं बच्चे, सभी लोग यहां पर केयर कीजिएगा कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से, अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिणी विषुवत रेखीय, दक्षिणी, जैसे वहां दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा, ठीक है बच्चे, जिस तरीके से उत्तरी प्रवाह हो रही है, तो नीचे अगर वही चीज है तो ये तो दक्षिणी हो गई। तो मैंने उसी का नाम रखा दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, और मैंने इसके ब्रैकेट में 1 लिख दिया क्योंकि मैंने ग्राफिंग में 1 लोकेट किया है। तो फिर याद रखेंगे कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। अब हमने देखा कि ये दक्षिण में ये जो जलधारा बह रही है, इसी जलधारा का नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। भूलेंगे नहीं बच्चे, क्या नाम है उसका, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। अब ये जो जलधारा यहां पर आती है, तो यहां पर भी तो खूब बारिश हो रही है, तो यहाँ का पानी और फिर वो बारिश वाला पानी, फिर यहाँ पानी का लेवल उठ जाता है। तो बच्चे जैसे यहाँ पानी का लेवल उठ जाता है, तो तुरंत इसके ऑपोजिट एक धारा चलने लगती है। देख रहे हैं, ये ऑपोजिट एक जलधारा चलने लगी। अब हमें ये जानना है कि ये जो ऑपोजिट जलधारा चल रही है, इस जलधारा का क्या नाम है। तो मैंने इसके लिए 2 यूज किया, क्लियर है। अब देखिए बच्चे, क्या होता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। अब ये ब्राजील है, क्या है बच्चे, ये ब्राजील है। तो याद रखेंगे कि ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट पर, ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट से एक धारा, तट से एक धारा पूरब की तरफ प्रवाहित होने लगती है, पूरब की तरफ प्रवाहित होने लगती है, पूरब की तरफ प्रवाहित होने लगती है। क्लियर है। देखिए सिंपल सी बात है कि इधर आना था, पानी इधर आ रहा है, फिर यहां पानी का लेवल हाई हुआ, जैसे लेवल हाई हुआ बस इसके ऑपोजिट पानी चलने लगी, यानी कि उल्टा भी पानी चल रहा है। देख रहे हैं बच्चे, मैंने कहा था घूर्णन के कारण पानी जो है पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा, वो चल रहा है, लेकिन वहां इकट्ठा होने के कारण उल्टा पानी चलने लगा, उसकी गति भी धीमी होती है। अब हमें पता करना है कि ये जो उल्टा पानी चल रहा है, तो ये उल्टा जो पानी चलने लगा, तो आखिर इस पानी का क्या नाम है। तो बच्चे इसी का नाम है प्रति विषुवत रेखीय धारा। भूलेंगे नहीं, इसको हम बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि ये इक्वेटोरियल करंट विषुवत रेखीय धारा के उल्टा चल रही है। क्लियर हो गया। तरफ प्रवाहित होने लगती है, इसे प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, इसे प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं, इसे प्रति विषुवत रेखीय गर्म जल धारा कहते हैं, इसे प्रति विषुवत रेखीय गर्म जल धारा कहते हैं। इसका मतलब है कि विषुवत रेखा पर बच्चे विषुवत रेखीय धारा तो बह रही है, लेकिन उनके बीच में एक प्रति विषुवत रेखीय धारा भी बह रही है। यानी उत्तर में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण में देखिए दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, और इन दोनों के बीच में ऑपोजिट धीमी गति से एक धारा बहने लगती है। बच्चे ऐसा भी नहीं कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसकी स्पीड कम ही है। तो ये जो धीमी गति से जलधारा बहने लगती है, इसी जलधारा का नाम मैंने 2 पर क्या लिखा है, इसे ही
प्रतिविषुवत रेखीय गर्म जलधारा कहते हैं। तो भूलिएगा नहीं, अटलांटिक महासागर में प्रतिविषुवत रेखीय एक जलधारा बहती है जिसे हम गर्म जलधारा कहते हैं। और एक बात याद रखना है कि ये जो प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा है, जब यहाँ पहुंचती है तो यहाँ अफ्रीका का गिनी है, अफ्रीका की एक जगह है जिसको गिनी कहते हैं, तो यहां पर ये पहुंचकर गिनी जलधारा कहलाती है। याद रखिएगा, गिनी जलधारा, गिनी जलधारा, गिनी जलधारा कहलाती है। इसी को बच्चे हम गिनी जलधारा भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, अफ्रीका के गिनी तट पर पहुंच जाती है। और जब गिनी तट पर पहुंच जाती है तो फिर हम उसे ही क्या नाम दे देते हैं, हम उसे नाम दे देते हैं गिनी जलधारा। क्लियर है? ये देखिए आ गया है अफ्रीका के पास, तो ये हो गया गिनी जलधारा, यही गिनी तट था। ठीक है ना, अब हमने यहां पर गिनी जलधारा को भी अच्छे से सीख लिया। तो भूलना नहीं है कि विषुवत रेखा पर ही एक प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा भी बहती है, जिसे हम गिनी तट पर, अफ्रीका के गिनी तट पर हम इसे ही गिनी जलधारा भी कहते हैं। बच्चे इसे गिनिया करंट भी लोग कहते हैं, तो भूलिएगा नहीं, यही है गिनी जलधारा, यही है गिनिया करंट। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए, अब यहां तक तो ये चीज हम समझ में आए, लेकिन अब ये जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है ये कहां पहुंच जाती है, ये पहुंच जाती है अब ब्राजील के पास। देख रहे हैं, अब ये ब्राजील के पास बहते हुए पहुंच गई। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। पहले यहां तक आप समझ गए, मैं पहले इसे मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए, ग्राफिक नहीं मिटाना इसलिए हम ये साइड में ही लिखते चलेंगे। फिर अब देखिए, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा जो है बच्चे, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, विषुवत रेखीय गर्म जलधारा ब्राजील के साव रॉक से टकराती है। ठीक है, यहां पर बच्चे साव रॉक है, यहां पर क्या है, साव रॉक है। अब ये जो जलधारा है दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, वो इस साव रॉक से टकराती है, और साव रॉक से टकराती है तो फिर ये दो भागों में बट जाती है। एक तो कैरेबियन सागर की ओर चला जाता है और दूसरा दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। और जैसे दक्षिण की ओर जो मुड़ता है फिर उसका एक अलग नाम हो जाता है। ठीक है, से टकराती है तथा दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, तथा दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, तथा दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, जिसे ब्राजील गर्म जलधारा कहते हैं, जिसे ब्राजील गर्म जलधारा, जिसे ब्राजील गर्म जलधारा कहते हैं। चलिए बच्चे, अब हमें यहां पर ब्राजील गर्म जलधारा भी मिल गया। क्लियर है? देखिए, यही दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा यहां पर आया, ब्राजील के साव रॉक से टकराया, एक उत्तर की ओर बह के ये कैरेबियन सागर में जा रही है, लेकिन एक दक्षिण की ओर मुड़ गई। तो जो दक्षिण की ओर मुड़ गई बच्चे, उसी का नाम हमने क्या रखा, ब्राजील गर्म जलधारा। तो याद रखना है कि दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह ही जो टकरा कर साव रॉक से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, हम उसी का क्या नाम रखते हैं, हम उसी का नाम रख देते हैं ब्राजील गर्म जलधारा। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, अब जो ब्राजील गर्म जलधारा है बच्चे, वो यहाँ पूरी नीचे तक पहुंच जाती है, यहां तक पहुंच जाती है, ऐसे नीचे तक वो पहुंच रही है। ठीक, लेकिन एक बात और आपको यहां पर समझना है, जैसे ये मैंने लिखा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहां से बच्चे क्या है कि इसके नीचे अंटार्कटिका का एरिया है। किसका एरिया है? अंटार्कटिका का एरिया है। तो इस अंटार्कटिका के एरिया से एक ठंडी जलधारा अर्जेंटीना की तरफ प्रवाहित होने लगती है। देख रहे हैं, अब एक ठंडी जलधारा जो है अर्जेंटीना की तरफ प्रवाहित होने लगती है। तो इस ठंडी जलधारा का क्या नाम है? अब थोड़ा इसे कवर करना है। देख रहे हैं, ये इधर अर्जेंटीना का मरुस्थल है, तो
अंटार्कटिका की तरफ से बर्फ के पिघलने से एक ठंडी जलधारा इधर उत्तर की तरफ आ रही है, और ये जो बच्चे यहाँ पर अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के तट पे प्रवाहित हो रही है। चलिए इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। याद रखेंगे कि अंटार्कटिका की तरफ से, अंटार्कटिका की तरफ से अर्जेंटीना की तरफ, अर्जेंटीना की तरफ फॉकलैंड ठंडी जलधारा, फॉकलैंड ठंडी जलधारा, क्या नाम है बच्चे उसका? फॉकलैंड ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यानी ये जो चौथे नंबर पर यही है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा। भूलेंगे नहीं आप, मैप में ऐसे ही लोकेट करने के लिए वो दे देंगे। तो याद रखिएगा कि वो फॉकलैंड ठंडी जलधारा है जो उत्तर की तरफ अर्जेंटीना के तट की तरफ क्या हो रही है, वो प्रवाहित होती जा रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बच्चे एक बात याद रखिएगा कि इधर से पछुआ पवनें भी बहुत तेजी से चलती हैं। कौन सी पवनें? पछुआ पवनें। मैंने आपको विंड सिस्टम में सब पढ़ा दिया है। चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं। यहां आप लोगों ने सब लिख लिया है। आप वीडियो पॉज करके सारी बातों को अच्छे से लिख सकते हैं, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर पहले मैं इसे मिटा दूं। यहां तक आप समझ गए? ठीक। अब देखिए बच्चे, याद रखिएगा यहां से पछुआ पवन बहुत तेजी से बहती है। सब मैंने पढ़ाया, आप नोट्स का रिवीजन करेंगे। पछुआ पवन तेजी से बह रही है। तो अब ये जो ब्राजील की जो धारा है बच्चे, वो तो यहां आ ही रही थी। तो अब ये क्या हुआ कि यहां पछुआ पवन के प्रवाह में यही धारा जो है आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। भूलेंगे नहीं हम कि पछुआ पवन के प्रवाह में, ठीक है, ब्राजील की गर्म जलधारा, ये देखिए बच्चे, पछुआ पवन के प्रभाव में ब्राजील गर्म जलधारा पछुआ पवन के प्रभाव में ब्राजील गर्म धारा पूरब, देखिए ये दिशा पूरब है, पूरब एवं उत्तर पूरब, मतलब बच्चे पूरब या थोड़ा उत्तर पूरब की तरफ प्रवाहित होने लगती है, की तरफ प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये देखिए ऐसे वो प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, प्रवाहित होने लगती है। तो बच्चे फिर इसका एक और नाम आएगा, तो हमें ये पता करना है तो फिर इसका नाम क्या है जो प्रवाहित हो रही है। तो बच्चे इसे ही कहा गया है दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह। भूलेंगे नहीं, दक्षिणी अटलांटिक ठंडी प्रवाह या पछुआ पवन प्रवाह, इसका दोनों नाम है। ठीक है बच्चे, इसे दक्षिणी अटलांटिक ठंडी अपवाह या पछुआ पवन अपवाह कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? तो चलिए हमें यह भी मिल गया कि इसे ही दक्षिणी अटलांटिक अपवाह, इसे ही दक्षिणी अटलांटिक अपवाह या पछुआ अपवाह कहते हैं। दक्षिणी अटलांटिक ठंडी अपवाह या पछुआ अपवाह कहते हैं। क्लियर हो चुका? तो मैंने आपको इसका भी नामकरण कर दिया, आपको ये भी बता दिया। तो बच्चे ये 5वें नंबर पर जब हमारा आ गया, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम दक्षिणी अटलांटिक ठंडी अपवाह या पछुआ पवन अपवाह कहेंगे। क्लियर है ना? अब ये धारा बहने लगी। अब बच्चे क्या हुआ कि जब ये धारा बह रही है तो अब ये क्या करती है कि ये जो है मध्य अटलांटिक कटक और दक्षिण अफ्रीका के इस तट से टकराती है। देख रहे हैं बच्चे? तो याद रखना कि जब ये धारा बहती है तो ये अफ्रीका के इस तट से यानी दक्षिण पश्चिम तट से टकराती है। ठीक है, फिर देखिए यह अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम
तट से, दक्षिण पश्चिम तट से टकराती है। ठीक है, भूलेंगे नहीं बच्चे कि जब ये पछुआ, ये दक्षिणी अटलांटिक ठंडी अफवाह आगे बह रही है तो ये क्या कर रही है कि ये अफ्रीका के जो दक्षिण पश्चिम तट है, देख रहे हैं, यही अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम तट है, इससे जाकर क्या हो जाती है, फिर टकरा जाती है। और जब ये टकराएगी तो सिंपल सी बात है कि ये उत्तर की तरफ बहेगी, और जैसे उत्तर की ओर बहेगी फिर एक जलधारा का नाम शुरू हो जाता है। तो देखिए बच्चे, ठीक यहां से ये उत्तर की ओर बहने लगी, तो हमें पता करना है अब ये किस धारा के रूप में होगी। यहां तक समझ में आया, टकराती है तथा उत्तर की तरफ। ठीक है बच्चे, पहले मैं ये मिटा दूं, यहां आपने पूरा लिख लिया अच्छे से, क्लियर है। अब देखिए, ठीक है, टकराती है तथा उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ बेंगुला ठंडी जलधारा, उत्तर की तरफ बेंगुला ठंडी जलधारा के रूप में बहती है, बेंगुला ठंडी जलधारा के रूप में बहती है। तो अब पता चला कि यही क्या है बच्चे, बेंगुला ठंडी जलधारा है, इसे भूलेंगे नहीं हम। वही क्या है, बेंगुला ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर प्रवाहित हो रही है, और ये उत्तर की तरफ। याद रखिए, आपको सबकी दिशा भी याद रखनी है, मैंने ग्राफिंग में दिशा भी बताया है, लिखा भी है, एक एक शब्द आपको लिखे हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा है बच्चे कि इस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी, आपको बस साथ साथ रिवीजन करते हुए चलना और प्रैक्टिस करते चलना है, क्लियर है। तो देखिए, उत्तर की तरफ बेंगुला ठंडी जलधारा के रूप में बहती है, और जब ये बेंगुला ठंडी जलधारा के रूप में बहती है और बाद में यही बच्चे दक्षिण विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है, समझ में आया। देखिए, बहती है और फिर आगे जाकर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है, तथा आगे दक्षिणी विषुवत रेखीय तथा आगे दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म धारा से मिल जाती है। ठीक है, और जैसे मिल जाती है बच्चे, चक्रीय प्रवाह पूरा हो जाता है, चक्रीय प्रवाह पूर्ण होता है, चक्रीय प्रवाह क्या होता है, पूर्ण होता है। और इस तरह से बच्चे देखिए किस तरीके से हमने क्या किया, चक्रीय प्रवाह को पूर्ण कर लिया। पूरी बात समझ में आ गई। तो यहां पर याद रखना है कि जिस तरीके से उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर मिलता है, यहां वैसा कोई सागर नहीं बनता, क्लियर है, क्योंकि विशाल समुद्र, और आप ऐसे भी जानते हैं बच्चे कि उत्तरी गोलार्ध में जमीन, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ज्यादा है, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में ऐसे भी कॉन्टिनेंट कम है, जल राशि ज्यादा है, सागर महासागर का विस्तार ज्यादा है। इस वजह से यहां पर अपना कोई सार्गेसो सागर का ऐसा कोई चरित्र नहीं है, और जो क्रमबद्धता सीक्वेंस यहां बनती है वैसा स्पष्ट यहां पर नहीं बनती, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा और पानी का सफर जो है बहुत ही लंबा, हजारों किलोमीटर तक का होता है। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जलधाराएं बह रही हैं और अपना ये प्रतिरूप को क्या कर रही हैं, पूरा कर रही हैं। इसलिए बच्चे, आप लैंग्वेज के साथ साथ मैंने ग्राफिंग भी किया है ताकि आप एक एक धारा को देखें और यहीं से हम चीजों को पूरे तरीके से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई, तो आपको पूरी धारा मिल चुकी है, तरीका मैंने बता दिया। इस ग्राफिंग में आप सारे देख रहे हैं, और हमारा एक कंप्लीट मैप तैयार हो गया जिसमें एक एक धारा की सारी पोजीशंस दी हुई है। आपसे वो ऐसे ही पूछेंगे, नाम दे देंगे, अब पूछेंगे बताओ कौन सी धारा है, लेकिन जिस तरीके से बोर्ड पे जैसा आपको तरीका बताया है, आप अपने आप उन चीजों को अच्छे से कवर कर लेंगे। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, यहां हमने क्या किया बच्चे कि अटलांटिक महासागर को बखूबी सीखा। अब हम चलते हैं प्रशांत महासागर की ओर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो चलिए, अब हम प्रशांत महासागर की ओर चलते हैं। पहले मैं इसे मिटा दूं, आप सभी बच्चों ने अच्छे से लिख लिया है सारी चीजों को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी अच्छे से लिख सकते हैं, और एक एक चीज को कवर कीजिए। क्वेश्चन बैंक खोलिए, आराम से क्वेश्चन बनाइए, घबराना नहीं है, बस रेगुलर प्रैक्टिस करना है आपको। पूरी बात समझ में आ गई, मिटाता हूं मैं इसे, ओके।
अब हम चलेंगे प्रशांत महासागर की ओर।